इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स को पॉइंट बाय पॉइंट आपके एग्जाम्स के हिसाब से। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स को इस छोटी सी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उठाओ एक कॉपी पेन और शुरुआत करते हैं हमारी पूरी इकोनॉमिक्स को कवर करने के सफर की। पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब है पॉजिटिव चेंज या ग्रोथ से। कहीं पर कोई चीज़ खराब थी वो बेहतर हो गई तो आप बोलोगे वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। तो कहीं पर ग्रोथ होती है या कहीं पर पॉजिटिव चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये इसका इंडिकेशन है। ठीक है, अब डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। जैसे आपकी ज़िंदगी में अलग लक्ष्य है, मेरे अलग है, ऐसी डेवलपमेंट आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। आपके एरिया में लाइट नहीं है, मेरे एरिया में ऑलरेडी लाइट है, तो आपके लिए डेवलपमेंट होगा लाइट आ जाना, मेरे लिए डेवलपमेंट नहीं होगा लाइट आ जाना, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग लोगों की डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। ये आप इस टेबल से भी देख सकते हो जो आपकी बुक में भी दी गई है। ये टेबल में बताया गया है कैसे अलग अलग लोग, जैसे एक व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक लड़की का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, एक सक्सेसफुल आदमी का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, ये सब बताया गया। और इन सब से हमें एक चीज़ समझ में आती है दैट अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। जो लोग हैं वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लोग अपनी नीड्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जिसकी वजह से हमारा पहला पॉइंट बनता है दैट इज़ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। ऑल्सो वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये है जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है हो सकता है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो जाए। जैसे कि दो एग्जाम्पल इसके मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, एक बॉय है और एक लड़की है। तो जो लड़की है उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा उसे फ्रीडम मिले, और वो ये भी बोलेगी कि भाई मुझसे घर का काम कराते हो, लड़के से भी घर का काम कराओ। तो लड़की के लिए ये होगा डेवलपमेंट का मतलब, लेकिन लड़का बोलेगा भाई मैं घर का काम नहीं करूँगा। तो ऐसे में क्या हो गया? जो लड़की के लिए डेवलपमेंट गोल है कि लड़के से घर का काम कराओ, वो लड़के के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं है, वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन होगा। एक सिंपल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल अगर मैं तुमको बताऊं, डैम का एग्जांपल बहुत पॉपुलर होता है जो आपको एग्जाम में यूज़ करना होता है। डैम का एग्जांपल ये है कि मान लो कहीं पर डैम बन रहा है, तो डैम बनने से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उन लोगों को नुकसान भी होगा जिनका घर उस डैम की वजह से चला जाएगा, जिनके मोहल्ले ख़त्म हो जाएंगे, जिनकी कॉलोनीज ख़त्म हो जाएंगी उस जगह पर जहाँ डैम बनेगा। तो डैम की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो इट इज़ डेवलपमेंट फॉर वन, और कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है तो इट इज़ डिस्ट्रक्शन फॉर देम। तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा एक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल, इसमें ये हम कहते हैं कि इनकम के अलावा लोग और भी गोल्स की तरफ देखते हैं, और भी फैक्टर्स की तरफ देखते हैं जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। जब तुम घर लेने जाते हो तो खाली घर की दीवारें नहीं देखते, ये देखते हो कि घर के आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट से दूरी कैसी है, इन्वायरमेंट सेफ है या नहीं, पॉल्यूशन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें देखते हो। ऐसी जब डेवलपमेंट के बारे में बात होती है तो हम खाली इनकम नहीं देखते, हम भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हमको समाज में इक्वली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं, फ्रीडम है या नहीं, सिक्योरिटी है या नहीं। पता चला इनकम तो बहुत है लेकिन फ्रीडम ही नहीं है, समाज में कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो ऐसी इनकम भी किसी काम की नहीं है, और फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो ऐसे में हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं कि इनकम के अलावा भी और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है लेकिन हो सकता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट ना हो आपके पास, तो एक दिक्कत है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं हो तो भी एक दिक्कत है। तो इनकम के अलावा भी और गोल ज़रूरी होते हैं जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से हमें कंक्लूजन तक पहुंचते हैं दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। कि जब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोग किसी एक गोल के बारे में बात नहीं करते, लोग मिक्स ऑफ गोल्स यानी बहुत सारे गोल्स के बारे में बात करते हैं कि पैसा भी अच्छा हो, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो, समाज में सम्मान भी हो, सिक्योरिटी भी हो, फ्रीडम भी हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे बन जाते हैं ये दो फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। और एक और फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सा ये टॉपिक है। रीजन क्योंकि इसकी डेफिनेशन कई बार पेपर में पूछ लेता है और इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डेवलप करने की। पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स मतलब फिजिकली, मेंटली। ऐसी नेशनल डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है पूरे देश को डेवलप करने की अलग अलग एस्पेक्ट्स में। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ द कंट्री। कंट्री को और इम्प्रूव, कंट्री की सिचुएशन को, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल, इसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसको आप ऐड कर सकते हो, इकोनॉमिक सिचुएशन
क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट्स लिख दिया है। ऑल एस्पेक्ट्स का मतलब यही होता है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कंट्री के ओवरऑल वेलबींग को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाता है, सिटीजन्स को जो लाइफ दी जा रही है उसको इंप्रूव किया जाता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब अगर तुम्हें कंट्रीज को कंपेयर करना है तो कैसे करोगे? किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए वी नीड अ रूल, वी नीड अ क्राइटेरिया, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कंपेयर, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनकी जो इनकम है उसको बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम क्लियरली इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मान लिया जाता है कि अगर एक बंदा ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा, और ये बिल्कुल सही बात भी है। ये आपकी इनकम से पता, मतलब आपके जीने के तरीके से पता किया जा सकता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। इफ़ यू आर अर्निंग गुड तो आप अच्छी तरीके से खर्च करोगे, अच्छा रहन सहन रखोगे। इफ़ यू आर नॉट अर्निंग दैट गुड तो आपका रहन सहन वैसा होगा। तो इनकम को एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग कंट्रीज, और क्योंकि इनकम डिपिक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन अब इनकम को यूज़ कैसे करते हैं इन कंपेयरिंग कंट्रीज? तो ऐसा नहीं है कि हम टोटल इनकम को कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं होता। टोटल इनकम को हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम को अगर हम यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट द राइट वे, क्योंकि अलग अलग कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। तो ऐसे तो इंडिया की जो टोटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि इंडिया में हर बंदा अच्छा पैसे कमा रहा है ना। तो टोटल इनकम को हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एवरेज इनकम को। एवरेज इनकम से हमें पता चलता है कि ऑन एन एवरेज देश में रहने वाला बंदा कितना कमा रहा है। अगर मैं बोलूँ कि इंडिया की एवरेज इनकम है 1,000 रुपये, तो इसका मतलब है इंडिया में रहने वाला हर एक बंदा एक साल में 1,000 रुपये कमा रहा है। अब हो सकता है कोई 10,000 भी कमा रहा होगा, हो सकता है कोई 20,000 भी, और हो सकता है कोई 100 रुपये भी, लेकिन हमको एक एवरेज पता चल जाता है कि हाँ ऑन एन एवरेज इतना कमा रहा होगा। तो एवरेज इनकम की मदद से हम क्या करते हैं, कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। और एवरेज इनकम को निकालते कैसे? टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो कोई एरिया है, वहाँ पर 4 लोग रहते हैं, वहाँ पर 4 लोग रहते हैं और चारों की टोटल इनकम मिलाकर है 20,000, ठीक है। तो एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 5,000 रुपीज़ इन सब की एवरेज इनकम आ जाएगी। सिंपल है, इसका मैंने बता दिया। इससे एक सवाल पक्का आता है आपको इकोनॉमिक्स में कि आपको बोलेगा एवरेज इनकम कैलकुलेट करने को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम के नंबर क्या होता है, कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, इट्स वेरी सिंपल। एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन भी होती है, वो लिमिटेशन क्या होती है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको एग्जैक्ट इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं बताता। ये शायद यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ लोगे तो यू डोंट नीड एनसीईआरटी ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो क्या बोल रहा था मैं यार, पर कैपिटा इनकम जो होता है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो आपको क्या नहीं बताता, एग्जैक्ट इंडिविजुअल इनकम नहीं बताता, वो आपको सिर्फ एक एवरेज फिगर दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 लोग हैं कंट्री के अंदर, एक है अंबानी, एक हो तुम, तो अगर एवरेज इनकम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अरबों करोड़ों में आ जाएगी कि तुम भी अरब कमा रहे हो, वो भी अरब कमा रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम कुछ नहीं कमा रहे हो, वही सब कमा रहे हैं, है ना। 2 लोग हैं, दो लोग हैं, एक 1,000 कमा रहा है, एक 0 कमा रहा है, लेकिन एवरेज इनकम निकालेंगे तो दोनों की 5-500 आएगी। लेकिन रियलिटी में दोनों की 5-500 है क्या? नहीं, एक की 1,000 है, एक की 0 है। तो बेसिकली एवरेज इनकम की एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एग्जैक्ट इंडिविजुअल सिचुएशन नहीं बताता है। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है। वो क्या करता है, एक पर कैपिटा इनकम सेट कर देता है और बोलता है अगर तुम्हारे देश की पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा है तो तुम डेवलप्ड कंट्री हो, इससे कम है तो तुम पुअर कंट्री हो। जैसे कि यूएस डॉलर 63,400 एक इनकम सेट कर दी गई है। अगर कोई कंट्री की पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा है तो इट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया जो है, इंडिया आता है लो मिडिल क्लास इनकम की कैटेगरी में, क्योंकि इंडिया की 2023 के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, $10,030। ओके, मैं रुपीज़ बोलने वाला था, $10 10,030 रुपीज़ बोलने वाला था, आदत है ना, ठीक है, बिकॉज हम यूएस थोड़ी ना रहते हैं, हमको तो हिंदी वाली आदत है अपनी रुपी बोलने की, ठीक है। तो तुम पर कैपिटा इनकम समझ जाते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस है। उसके बाद जो यूएनडीपी होता है वो कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करता है, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जो यूएनडीपी होता है ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो रिपोर्ट कहलाती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें वो कंट्रीज़ को कंपेयर करता है 3 फैक्टर्स पर। वो तीनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एजुकेशनल लेवल,
हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस क्या होते हैं वो मैं तुमको समझाता हूँ। एजुकेशनल लेवल से चेक किया जाता है कितना पढ़ा लिखा समाज है, हेल्थ स्टेटस से चेक किया जाता है हेल्थ फैसिलिटीज़ को। इनको पर्टिकुलरली चेक कैसे करते हैं वो तुमको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। तो यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। पहली बात तो यूएनडीपी पब्लिशेस अ रिपोर्ट known as human development report in which they compare countries on basis of 3 factors. ओके, अब बेसिकली हम टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं इनकम के अलावा, पर कैपिटा इनकम के अलावा। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, ये क्या होती है, मान क्या लीजिए, ये तो सीधी सीधी बात है यार, मैं ज़बरदस्ती एग्जांपल ले रहा हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल के होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000। मान लीजिए 1000 में से 100 बच्चों की डेथ हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और इससे तुम्हें क्लियर पता चल जाता है कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ख़राब है, जहाँ पर ज़्यादा मौत हो रही हैं। एक साल का होने से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जा रही है, इसका मतलब उस जगह पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ख़राब है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट शोज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव डाइड बिफोर गेटिंग 1 year old एज अ प्रपोर्शन ऑफ आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन। दूसरा होता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कितने ऐसे लोग हैं जो 7 years या उससे ऊपर हैं और लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। लिटरेट का मतलब होता है जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, ठीक है, बोल तो सब लेते हैं एक लैंग्वेज में। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो से हमें पता चलता है बच्चों की अटेंडेंस के बारे में। इसमें देखा जाता है कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 17 साल के एज ग्रुप के हैं और स्कूल जा रहे हैं आउट ऑफ टोटल बच्चे। जैसे मान लीजिए 15 से 17 साल के टोटल बच्चे हैं 400 और इनमें से सिर्फ स्कूल जा रहे हैं कितने, लेट जस्ट से 200। तो हम बोलेंगे जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो कितना है, ओनली हाफ का है, क्योंकि सिर्फ आधे बच्चे स्कूल जा रहे हैं आउट ऑफ टोटल बच्चे। तो नेट अटेंडेंस रेशियो में पता चलता है ऐसे कितने बच्चे हैं जो 15 से 17 साल की एज ग्रुप के हैं जो स्कूल जा रहे हैं आउट ऑफ टोटल बच्चे जो उस एज ग्रुप में है। एक होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कभी आपके सिलेबस में बोलता है कभी बोलता है नहीं है, तो आप एक बार जान लो। बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि जो बॉडी है वो नरिश्ड है या नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको अवेलेबल हो रहा है या नहीं। ये भी पता चल जाता है कि बंदा ओबेसिटी का शिकार तो नहीं हो रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली वेट को डिवाइड करते हैं हाइट से। वेट जो होता है उसको आप केजी में लेते हो और जो हाइट होती है उसको आप मीटर स्क्वायर में लेते हो। इस तरीके से बीएमआई को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आई होप सो तुमको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई हुई। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज़। ये टॉपिक थोड़ा ज़रूरी है, इससे एक 3 नंबर का या लेट जैसे कई बार 5 नंबर का सवाल भी बन सकता है या केस स्टडी भी बन सकते हैं, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेकर एक फेमस कोट आता है, ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे। अब वो टाइम गया जब वो डायरेक्ट पूछता है वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट इज नेशनल। अब टाइम आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, यानी तुमको एक स्टेटमेंट दी रहेगी और तुमको बोलेगा जस्टिफाई करो, ठीक है। तो इसमें तुमको स्टेटमेंट दी है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। बोलता है कि जो तुम्हारे जेब में पैसा है वो तुम्हें सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के नहीं दे सकता जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। बिल्कुल सही बात है ये। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास इंसान हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो, अमीर हो तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो, अगर तुम बहुत अल्ट्रा रिच हो। लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मली, तो तुम सिर्फ मनी के दम पे सब कुछ नहीं खरीद सकते। जैसे कि तुम मनी के दम पे रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तुम सोशल सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, तुम प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकते फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, तुम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, जैसे हरियाणा और केरला है। तो हरियाणा की जो एवरेज इनकम है वो केरला से ज़्यादा है, लेकिन देखा गया है कि हरियाणा में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू केरला। तो इनकम के दम पर आप हर चीज़ नहीं कर सकते, उसी बारे में बात करी गई है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी करनी है, जैसे लोगों को पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देना है, ये सिक्योरिटी देनी है, लोगों को फ्रीडम देनी है, ट्रीट करना है उनको रिस्पेक्ट के साथ, उनको अनएडल्टरेटेड मेडिसिन्स देनी है, यानी कि बिना कोई मिलावटी मेडिसिन्स देनी है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको एक ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। अब घर घर एक एक डॉक्टर भेजने से अच्छा आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाओगे, तो ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी है? पब्लिक फैसिलिटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि सिर्फ पैसा, लोगों के पैसा कमाने से डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब उनको बाकी सब चीज़ें जो मैंने अभी बोली, सोशल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, ये सब चीज़ें भी अवेलेबल कराई जाएंगी। और ये सब चीज़ें अवेलेबल कराई जाने के लिए कम्युनिटी लेवल पे स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, पब्लिक स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, प्रॉपर अच्छे स्कूल्स,
तब जाकर बात बन पाएगी। मूव ऑन करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज डेवलपमेंट फॉर अस, इज वाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू अस। राइट नाउ अगर तुमको ऐसा लगे कि मेरी आंखों में नींद है तो मैं तुमको टाइम बता देता हूँ। टाइम मेरे हिसाब से अभी हो रहा है सुबह के 2 बज रहे हैं, सुबह के 2, दिन के 2 नहीं बज रहे हैं, सुबह के 2 बज रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट किडिंग, ऑनेस्टली सुबह के 2 बज रहे हैं, बगल में जस्ट खड़ी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली रिसोर्सेज आज के टाइम पे लगातार कम होते जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि एक ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिसमें हम रिसोर्सेज को क्या करा पाए, सस्टेन करा पाए, लंबे टाइम तक चला पाए। इसी के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम उनको क्या कर पाएँ, फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर पाएँ, प्रेजेंट की नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, प्रेजेंट की जो नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और इन्वायरमेंट को कोई हार्म भी ना पहुँचे। इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं, सॉरी ये चीज़ तो ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नंबर वन चीज़, कई सारे रिसोर्सेज लिमिटेड है नेचर में, जैसे कोल और पेट्रोलियम, तो इनको अच्छे से यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑफ डेवलपमेंट। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे बेसिकली हम क्या करते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जितनी भी देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनसे पैसा बनता है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जब भी तुमको प्राइमरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि लकड़ी को ऑब्टेन करना ट्री से, मिल्क को ऑब्टेन करना एनिमल से, या कॉटन को ऑब्टेन करना प्लांट से। इन सब में क्या कर रहे हो तुम, नेचुरल रिसोर्स से, किसी प्राकृतिक चीज़ से किसी एक मटेरियल को ऑब्टेन कर रहे हो। तो ये सभी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसीलिए इसको हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। और जो प्राइमरी सेक्टर है, इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या बनता है, प्राइमरी सेक्टर में बनता है रॉ मटेरियल, और जब रॉ मटेरियल बनेगा तभी तो आगे जाके कुछ और बन पाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स, ठीक है। कलर चेंज करना था मुझे मार्कर का, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वैसे वाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, प्रेजेंटेशन से पढ़ाता था, ऐसे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ मार्कर से साथ में लिख लिख कर, क्योंकि टैब अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले ही, थैंक्स टू मम्मी, ठीक है। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, इसमें वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें, अब मैं जो मार्कर का कलर चुनता हूँ वैसे ही इसमें लिखा आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसमें एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को, या फिर कहीं एक रॉ मटेरियल को एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे, मैन्युफैक्चरिंग से। जैसे कि आपके पास कॉटन थी, कॉटन से हमने क्या किया, क्लोथ बना लिया। तो कॉटन जो था वो एक लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, लेकिन क्लोथ एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। वुड से फर्नीचर में कन्वर्ट किया जाता है, तो वुड एक लेस वैल्यूएबल है, फर्नीचर एक मोर वैल्यूएबल है। इस सेक्टर में ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद मूव ऑन करते हैं टर्सरी सेक्टर पे। टर्सरी सेक्टर की खास बात यह है, पेपर में कई बार आ जाता है, हाउ टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर अलग क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी गुड्स, नो गुड्स आर प्रोड्यूस, ओनली सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। ऑल्दो जो तीनों सेक्टर्स हैं ये तीनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इतने कि अगर एक गया तो सारे बाकी कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। थोड़ी सी रफ्तार पकड़ रहे हैं, रीज़न इसलिए नहीं कि मैं जल्दी कराना है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये जल्दी भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेफालतू में आपका टाइम बर्बाद क्यों करना, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स बोले तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को कंपेयर कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि तीनों में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को चेक करके। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट जो है वो बिस्किट है, वो फाइनल गुड है, और बिस्किट जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। या चाय है, तुम चाय पीने जाते हो, तो ऐसे होटल वोटल पे जाते हो, अगर तुम लड़के हो तो बहुत ज़्यादा आदत होगी तुम्हें, मुझे तो बहुत आदत है, ठीक है।
तो तुम जो चाय पीने जाते हो, तुमको जो चाय मिल रही है वो एक फाइनल वैल्यू, फाइनल प्रोडक्ट है, और उसमें जो चाय पत्ती वायपत्ती डल रही है वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है। तो हम क्या करते हैं, हर सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें मिल जाता है उस सेक्टर का प्रोडक्शन, ठीक है, उस सेक्टर का प्रोडक्शन मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं, सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, जिससे हमें मिल जाता है जीडीपी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के टोटल प्रोडक्शन को ऐड कर देते हैं एक साल के अंदर, तो हमें मिल जाता है जीडीपी। जो जीडीपी होती है उसको कैलकुलेट कौन करता है, उसको कैलकुलेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इज द जीडीपी। जीडीपी जो होती है इसको कैलकुलेट हमने बता ही दिया, जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतनी बड़ी देश की इकॉनमी मानी जाती है। आपकी बुक में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसमें बोला गया है कि पहले एक रिपोर्ट पब्लिश होती थी जो बताती थी कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में, लेकिन अब एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो बताती है कितना कितना कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीवीए में। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए और जीडीपी में फ़र्क ये है कि जीडीपी में हम टैक्सेस और सब्सिडीज़ को नहीं हटाते थे, उनको भी मिलाकर कैलकुलेट करते थे, लेकिन अभी जो हम जीवीए जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेस और सब्सिडीज़ को हटाकर। तो अब क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, रिमूविंग द टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ये आपके प्रॉपर सिलेबस में नहीं है, बट एक छोटा सा पॉइंट था तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ये आज तक पेपर में नहीं आया, एंड डोंट वरी, इट वोंट कम इन द एग्जाम्स, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसके लिए मैं तुम्हें एक पहले ग्राफ दिखाना चाहूँगा, तुम ये देखोगे, ये ग्राफ में तुमको क्या दिख रहा है, ये तुम्हारा टर्सरी सेक्टर है, वेट अ मिनट, मैं लेट मी चेंज द कलर, ये तुम्हारा टर्सरी सेक्टर है, ये तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर है और ये तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर है। और तुम रियलाइज़ करोगे पिछले कुछ सालों में, ऑलमोस्ट 50 सालों में, टर्सरी सेक्टर जो इतना सा हुआ करता था अब वो इतना ज़्यादा हो गया है, यानी कि टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यहीं से बनता है हमारा सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके कुछ पॉसिबल रीजंस माने जा सकते हैं। जैसे एक तो ये है कि टर्सरी सेक्टर में कई सारी जो सर्विस है वो बेसिक सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, या जो मैं काम कर रहा हूँ टीचिंग, ये सब बेसिक सर्विस है, इनके बिना आप दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। तो इनकी डिमांड तो हमेशा एवरग्रीन रहने वाली है, तो टर्सरी सेक्टर आगे भी ग्रो करता रहेगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों इंटरडिपेंडेंट है। तो पिछले कुछ सालों में प्राइमरी और सेकेंडरी भी ग्रो करा है, तो अल्टीमेटली टर्सरी सेक्टर भी ग्रो करा है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हुई है। तीसरी चीज़, जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर प्राइवेट सर्विसेज, और नए नए सर्विसेज ओपन अप हो रहे हैं, जैसे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, प्राइवेट रेस्टोरेंट, प्राइवेट स्कूल्स। ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों की इनकम लेवल बढ़ी है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का रहन सहन बढ़ा है, और दे आर डिमांडिंग मोर प्राइवेट सर्विसेज। चौथी चीज़, आईटी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी ग्रोथ पकड़ी है पिछले कुछ टाइम के अंदर कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार क्रिएट हो गई है, भरमार क्रिएट हो गई है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं कि टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो 4 रीजंस अभी बताए गए हैं, ये इनको माना जा सकता है दे आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। लेकिन यहाँ पर एक आयरनी है, और वो आयरनी ये है कि अभी तुमने देखा टर्सरी सेक्टर का जो ओवरऑल जो ग्राफ है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखने जाओगे कि किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फिगर देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। सबसे, ये मैंने वाइट कलर पे वाइट ही चला रहा हूँ, एक मिनट, सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। इसका मतलब ये है टर्सरी सेक्टर में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में प्राइमरी सेक्टर का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी में, सिर्फ 1/6 कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसमें कितने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% वर्कर्स इसमें घुसे पड़े हैं, और बाकी 50% वर्कर्स मिलकर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, एक सिंपल सा रीज़न इसके पीछे दिया जा सकता है कि जो अदर 2 सेक्टर्स हैं, यानी टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर्स, वो इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की इकोनॉमी में, लेकिन वो इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं। और ऐसी जब सिचुएशन होती है, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, इनमें से कुछ लोगों को हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो ज़रूरत से ज़्यादा नंबर में हैं और जो अपना फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड।
अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक फील्ड है छोटी सी, उस फील्ड में 4 लोग के होने से भी काम बन सकता है, लेकिन मैंने 6 लोग लगा लिए, तो अब 6 में जो एक्स्ट्रा जो 2 लोग हैं और बाकी जो पूरे 6 के 6 हैं, इन सब का काम डिवाइड हो जाएगा। इनमें से कोई भी बंदा 6 में से अपने फुल पोटेंशियल तक काम नहीं करेगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे ऑल ऑफ देम आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी ये लोग एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन इनका फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं हो रहा। इसी से एक मिलता जुलता शब्द होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको बेरोजगारी की कैटेगरी में डालते हैं, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सिमिलर वर्ड्स होते हैं। अंडर एम्प्लॉयड मेरे हिसाब से तुम समझ चुके हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है, सबसे ज़्यादा पाया गया है प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। ठीक है, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओपन और डिस्गाइज्ड। ओपन मतलब तुमको खुला दिख रहा है कि ये आदमी बेरोजगार है, जैसे भाभी जी घर पर है में विभूति है। ठीक है, तो वो खुला बेरोजगार है, नल्ला है, दैट इज वेरी सिंपल, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोग सयाने हो गए, चतुर हो गए, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं दैट दे आर वर्किंग। जैसे मान लीजिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने बगल में एक बंदे को बिठा लूँ जिसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा यार ये इसके साथ काम करता है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, वो बेरोज़गार है, बस उसकी बेरोज़गारी कैसी है, छिपी हुई है, लोगों को नहीं पता कि वो बेरोज़गार है। जैसे एक फील्ड है, फील्ड में 4 लोगों के होने से भी काम बन सकता है, लेकिन मैं 2 और लोग लगा लूँ यानी 6 लोग लगा लूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा जो 2 लोग मैंने लगा लिए, ये लोग क्या है, दूर से अगर कोई देखेगा तो बोलेगा यार ये 6 में से 6 के 6 में जो 2 एक्स्ट्रा लोग भी हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, खेत में रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, बट रियलिटी ये है वो लोग एक्स्ट्राज में, उनको हटा भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। तो ऐसे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो वर्कर्स जो रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, उन सभी वर्कर्स को हटाने पर भी जो आउटपुट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसी सिचुएशन को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दैट इज इट इज़ फाउंड इन अ सिचुएशन वेयर मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर प्रेजेंट and extra workers are said to be in disguised unemployment, and even if they are removed from work, output won't be affected। उनको अगर काम से हटा भी दिया जाए तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ स्कोप है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने का। तो इसमें 2 पॉसिबल तरीके तो ये हैं, हम बोलते हैं कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करें तो 20 लाख जॉब क्रिएट हो सकती हैं, अगर हम टूरिज्म सेक्टर पर फोकस करें तो 35 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नीति आयोग बोल रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वरना लिखा उत्कृष्ट भैया ने बोला था, नो नो नो, नीति आयोग। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने यह देखा है कि अगर टूरिज्म सेक्टर पर वर्क किया जाए तो 35 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सकती है। बाकी और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है चेन बनवा के। चेन बनवा के कैसे, मान लीजिए मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हारे बिजनेस को बड़ा कराऊँ, तो कल के दिन तुम और लोगों को एम्प्लॉय करोगे, है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहली चीज़ गवर्नमेंट क्या करे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उन लोगों की डिमांड्स और नीड्स को सेटिस्फाई करना शुरू करे, दैट इज बाय फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड गिविंग रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि फार्मर जब विकसित होगा, डेवलप करेगा, तो वो उसका धंधा बढ़ेगा, बढ़िया से किसानी बढ़ेगी, तो वो और किसानों को जॉब दे पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, जहाँ जहाँ नहीं है ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। चीप क्रेडिट देना चाहिए, चीप क्रेडिट बोले तो सस्ते सस्ते इंटरेस्ट रेट पे इन लोगों को लोन दे देना चाहिए बैंक को स्टैब्लिश करके। इस तरीके से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब जैसे टूरिज्म सेक्टर में कैसे, या एजुकेशन सेक्टर में कैसे, अगर मान लीजिए स्कूल्स बनते हैं, तो स्कूल्स बनते हैं तो जो लेबर है उसको काम मिलेगा, लकड़ी वाले को काम मिलेगा, टेबल बनाने का टीचर्स को काम मिलेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, अब मैंने अभी जो हम तीनों तरीके की बात करी, ये जो तरीके थे, ये सब तरीके जो हैं ये सब लॉन्ग टर्म तरीके थे। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा टाइम लगने वाला है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो थी ना 2005 में, उसने एक शॉर्ट टर्म तरीका लाया था, जिसमें उसने क्या किया था, एक लॉ इम्प्लीमेंट करी थी टू इंश्योर राइट टू वर्क। हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार दिया गया था, जिसके अंडर में एक एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या, मनरेगा नहीं, सही बोला है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भाई मैं बोलूँ कुछ तो गलत बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में मिसिंग है, तो इसको आप लिख लेना, जस्ट अ मिनट, मैं इसको लिख ही देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट ऐड कर लो, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 लाया गया था। इसको लाया गया था टू इंश्योर द राइट टू वर्क। इसके अंडर में क्या किया गया था? नंबर 1 चीज़, इट वॉज मेड टू इंश्योर राइट टू वर्क। इसके अंडर में 100 डेज का काम दिया जाता था, 100 डेज का काम दिया जाता था नीडी वर्कर्स को 1 साल के अंदर। यानी 1 साल के अंदर आपको कम से कम 100 दिन का काम दिया जाएगा, जिसके लिए यू विल गेट वेजेस, ठीक है। और गवर्नमेंट ये बोलती थी कि मान लीजिए हम किसी बार टाइम आपको काम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे केस में हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मतलब हम आपको थोड़ी बहुत पैसे देंगे, क्योंकि अगर आपको काम नहीं मिल पाया तो ये सरकार की फेलियर है, आपकी फेलियर नहीं है। तो नरेगा जो था या मनरेगा जो था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, इट वॉज मेड टू इंश्योर राइट टू वर्क। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता था 1 साल के अंदर अंदर, और इसके लिए उनको वेजेस मिलती थी नीडी वर्कर्स को। अगर गवर्नमेंट फेल होती है काम देने में तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती थी। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ थी, इसमें जो काम मिलता था तो वो नियर बाई एरिया, लोकेलिटी में ही मिलता था। तो ऐसा नहीं कि तुमको बिहार से छत्तीसगढ़ जाना पड़ रहा है या झारखंड जाना पड़ रहा है काम के लिए, वो सब चक्कर नहीं थे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस पर इंडिया में हम 2 प्रकार के सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस समझना है तो एक सिंपल तरीके से डिफरेंस समझो। एक स्कूल टीचर को एग्जाम्पल ले लो, एक स्कूल टीचर, ठीक है, एक स्कूल टीचर का एग्जाम्पल ले लो, और एक किसी शॉप में काम करने वाले लड़के का एग्जाम्पल ले लो। लेट जस्ट से एक फ्रूट शॉप में काम करने वाला लड़का, फ्रूट शॉप में काम करने वाला लड़का, ठीक है। इनका एग्जाम्पल ले लो और फिर देखो इनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। वैसे मैं ये भी तो बोल सकता था फ्रूट शॉप में काम करने वाली लड़की, पुरुष का जीवन कठिन है मित्र। याद आई रील, ये रील बहुत पॉपुलर हुई थी, मतलब ऐसी रील बहुत पॉपुलर हुई थी कि वो नहीं था, गधे जो मुहावरे थे, उन सभी मुहावरे में क्या होता है, मेल को यूज़ किया गया है, फीमेल को यूज़ नहीं किया गया है। जैसे गधे को बाप बनाना, तो उसने बोला रील में कि गधी को भी तो, गधी को माँ बनाना भी तो बोला जा सकता था, लेकिन गधे को बदनाम किया गया। पुरुष का जीवन कठिन है मित्र, ठीक है। तो ऐसी ऐसी रील बनी थी, तो वहाँ से मेरे को याद आई कि मैं भी ये भी तो बोल सकता था, फ्रूट शॉप में काम करने वाली लड़की, मैंने लड़का ही क्यों बोला, कठिन है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम डिवाइड करते हैं किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। याद रखना ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे हमने डिवाइड किया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। अब एक स्कूल में काम करने वाली गवर्नमेंट टीचर की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसी हैं और एक फ्रूट की दुकान पर काम करने वाले लड़के की कैसी हैं, बहुत अंतर है। सिंपल तरीके से समझोगे अगर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो जो टीचर होती हैं, उनके जो टीचर होते हैं या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, उनका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है, कोई भी उनको काम से नहीं निकाल सकता, प्रॉपर उनके, ठीक है। और उस जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से। जैसे इफ़ आई एम वर्किंग फॉर अ स्कूल, तो स्कूल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और स्कूल को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होगा, हर चीज़ के लिए प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, इसका मतलब ये है कि मुझे कल के दिन कोई भी काम से नहीं निकाल सकता अपने मन बना के। इवन तुम गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट टीचर भी हो तब भी तो एक सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 11 महीने का तुमको काम तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक खास बात होती है। उसके अलावा आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हॉलीडेज, पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें, मेडिकल लीव्स। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप फ्रूट शॉप में काम कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेंगी। वहाँ पर आपका मालिक ही आपका भगवान है, वहाँ पर कोई भी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होंगे। वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बट दे आर रेयरली फॉलोड, बेयरली फॉलोड। तीसरी चीज़, वहाँ पर कोई प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं होते। वहाँ पर ऐसा नहीं कि तुमको एप्लीकेशन लिखनी है छुट्टी के लिए, वो सब चक्कर नहीं होते। वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कभी भी तुमको निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है। वहाँ पर उल्टा चिकल्लस है। चिकल्लस कैसी कि तुमको 12-12 घंटे काम कराया जाएगा, उस सीज़न के टाइम पे तो 14-14 घंटे काम कराया जाता है, दिवाली पे भी छुट्टी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मैंने खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। इन सब में बस नॉट लॉन्ट लगा दो, नो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो तुम्हारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं, जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, जिनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? उनको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका ये है कि आप उनको सेल्फ रिलायंट बना दो, आत्मनिर्भर बना दो। उनको इस तरीके से कुछ कर दो कि वो खुद का थोड़ा बहुत धंधा कर पाएँ, थोड़ी सी बिजनेस कर पाएँ, ताकि उन्हें
किसी और के लिए काम ही ना करना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, रूरल एरियाज़ में क्या किया जाए, रेगुलर बेसिस पे उन लोगों को एग्रीकल्चर इनपुट्स दे दिया जाए करें, उनको सीड्स दिए जाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाएं, उनको लोन दिया जाए, जिससे वो लोग मोटिवेटेड रहें और शहर की तरफ ना भागें। रूरल एरिया से ज़्यादा लोग शहर की तरफ भागते हैं छोटे मोटे काम की खोज में, यही लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो क्या किया जाए, रूरल एरियाज़ में इनको ये सब अगर फैसिलिटीज़ दे दोगे तो ये वहीं खेती करेंगे, भागेंगे नहीं। अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या कर सकती है, उनके लिए सब्सिडाइज रेट पर रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दे, या उनको मार्केटिंग में हेल्प करा दे, अगेन उनको थोड़ा बहुत लोन दे दे, ये हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, अगर लेबर लॉज बिल्कुल अच्छी ला दी जाए, लेबर लॉज जैसे कि जिसमें ये पूरी चीज़ लिखी हो कि जो लेबर है उसको मिनिमम इतने पैसे तो मिलेंगे। आज के टाइम पर इतनी लेबर हो गई है कि 100 रुपये में लेबर मिल जाती है, लेकिन अगर लेबर लॉ आ जाए कि मिनिमम 300-400 रुपये तो देने ही देने हैं, तो इससे भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कुछ कठिन काम कर रहे हैं, ऐसा रिस्की काम, तो उनका इंश्योरेंस कराया जाए, जैसे बहुत सारे रिस्की काम होते हैं जो वो करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स को फिक्स किया जाए, उनको भी एक सेफ हाइजीन वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको चीप क्रेडिट अवेलेबल करा दिया जाए। उससे क्या होगा, दे कैन एटलीस्ट टेक विद द हेल्प ऑफ दैट क्रेडिट, वो खुद का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ओनरशिप के बेस पे भी दो सेक्टर्स को हमने डिवाइड किया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सिंपल मतलब समझ में आता है। पब्लिक सेक्टर वो है जिसमें गवर्नमेंट सारे एसेट्स को ओन करती है, ज़्यादातर एसेट्स को, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, तो एक पब्लिक सेक्टर एक्टिविटी हो गई। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कोई मॉल, जहाँ पर जो एसेट्स होते हैं उनको कौन ओन करता है, या तो कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी हमसे टैक्स लेती है, वो वेलफेयर के लिए भी होती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर मेनली फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट। एक चीज़ को याद रखना, जो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, ऐसा इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट जो है उन चीज़ों को आपको आसान सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवा सके। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो आपको वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ेंगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर प्रोड्यूस करते हैं और फिर जनता में बेची जाती है मतलब आप जो बिल भरते हो। अगर सरकार इसमें प्राइवेट कंपनीज़ की मदद ना करे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत बढ़ा देंगी। तुम देखते हो प्राइवेट स्कूल कितने कितने महंगे होते हैं, लेकिन वही प्राइवेट स्कूल अगर गवर्नमेंट के साथ मिल जाए तो उनकी फ़ीस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरकार इसमें उनकी हेल्प कर देती है, या तो सरकार खुद पैसा दे देती है, जो भी करती है। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को, ताकि वो जनता को कई सारी चीज़ें सस्ते रेट पर अवेलेबल करा पाए। यहाँ तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। इस चैप्टर को तो बड़ा इजीली हम खत्म कर लेंगे। मनी एंड क्रेडिट, एक मिनट मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट जस्ट। यार पानी रख के रखना भूल गया यार, नींद भी आना शुरू हो गई। इट्स हम 2:20 हो गए, ठीक है, हो जाएगा हमारा, इजीली हो जाएगा, डन है। पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं देख कैसा रहा हूँ, मतलब मैंने कंघी भी करी थी या नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो बस वीडियो सेट करी, प्रेजेंटेशन बनाई और बस मैं बैठ गया वीडियो बनाने। देखो रिजल्ट्स आएंगे इसके, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट्स तो ज़रूर मिलेंगे, मुझे भी तुमको भी। मनी एंड क्रेडिट की बात करें, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले के टाइम पे जब मनी का यूज़ नहीं होता था तो लोग एक्सचेंज कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, चीज़ के बदले चीज़, यानी कि थिंग्स एक्सचेंज होती थी फॉर वन एंड अदर, चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज होती थी विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। सिंपल बोले ट्रांजेक्शन होते थे, एक्सचेंज होता था ऑफ गुड्स विदाउट यूजिंग द मनी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, वो उस दिक्कत का नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कई बार क्या होता था, बायर और सेलर्स को जो चाहिए होता था वो आपस में एक दूसरे की डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं करते थे। इसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, जो आपको पेपर में तो नहीं लिखना है पर आप यहाँ याद कर सकते हो कि तुमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, और उसने जिसे चाहा उसने भी चाहा किसी और को। यही कंडीशन होती थी बार्टर सिस्टम में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली, कि तुम्हें जो चाहिए वो चाहिए किसी और को, किसी और को जो चाहिए वो चाहिए किसी और को। तो अगर तुम्हें बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना होता था तो जो डिमांड्स होती थी उनको सिमिलर होना बहुत ज़रूरी होता था, बायर और सेलर की डिमांड्स को सिमिलर होना बहुत ज़रूरी होता था, और अगर ये नहीं हो पाती थी तो डील भी नहीं होती थी। इस वजह से बार्टर सिस्टम को रोक दिया गया और फाइनली मनी को यूज़ करना हमने स्टार्ट किया, ठीक है। मनी को यूज़ करना हमने स्टार्ट किया। अभी मैं मार्कर चेंज करूँगा, रेड कलर ट्राई करके देखते हैं। हाँ रेड भी सही आ रहा है, ओके ओके यार।
ठीक है। तो बेसिकली मनी को हम यूज़ करने लगे, और इंडिया में जो होता है, इंडिया में कोई भी अब पैसा क्यों यूज़ करने लगे, एक और पॉइंट ये भी है, पैसा वैसा क्या कर देता है, दैट इज़ वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। कई बार क्या होता है ना, मैं सवाल स्किप कर जाता हूँ, मतलब मैं सीधे इस पे आने वाला था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, फिर मेरे को दिखा ये सवाल, वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी चीज़ को ईजिली एक्सचेंज कर सकते हो, या खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इसीलिए ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आ जाता है, करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है, इंडिया में रुपी लेकर कहीं भी चले जाओ, नो वन कैन डिनाई टू टेक अ पेमेंट इन रुपी, एंड द रीजन इज बिकॉज इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि इसको लेकर कहीं भी जाओ चलेगा। ठीक है, बोलते हैं ना ये रुपया है भैया सब चलेगा, ऐसे ऐसे स्लोगन्स तक हैं कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सोचो रुपये की कितनी वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, जो आरबीआई होती है ये करेंसी नोट्स को इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आरबीआई के फंक्शंस में। उसके बाद आते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक में क्या होता है, बेसिकली इंसान के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, सरप्लस कैश होता है, उसको वो क्या करता है, एक सेफ जगह रखना चाहता है, और वो सेफ जगह उसके लिए बन जाती है बैंक। बैंक में वो जाकर पैसे को डिपॉजिट करता है। ठीक है, डिपॉजिट करता है जिस पर उसको क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए तुमने 100 रुपये, जैसे मान लीजिए तुमने 100 रुपये डिपॉजिट करे, तो बैंक तुमको बोलेगा कि 1 साल बाद आना, हम तुम्हारे 110 रुपये कर देंगे, यानी जो 10 रुपये है वो बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट रेट दे दिया। तो बैंक क्या करता है, बैंक में तो अपने पैसे को सरप्लस यानी एक्स्ट्रा पैसे को डिपॉजिट करते हो, जिस पर बैंक तुम्हें इंटरेस्ट रेट देता है। साथ ही साथ तुम उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो अपनी डिमांड के हिसाब से। ठीक है, तुम अपनी डिमांड के हिसाब से उस पैसे को कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए वो जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स एक कुछ अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी ऑफर करते हैं, जैसे पहले के टाइम पर तो ये नहीं थी, बट अब ये हो गई है पिछले कुछ टाइम में। पहले के टाइम पर आपको पूरा पेमेंट कैश वैश में ही करना पड़ता था, लेकिन अब डिमांड डिपॉजिट एक अच्छी फैसिलिटी ऑफर करते हैं, दैट इज़ द फैसिलिटी ऑफ चेक। चेक यानी कि आप बिना यूज़ करे कैश का आप पेमेंट्स कर सकते हो। चेक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको देखना है। ये देखो, ये बेसिकली चेक होता है, एंड आई वुड लव टू टेल यू दिस बाय प्रैक्टिकल। तो इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी अपने अपने घर से एक चेक काट के भेज देना। ठीक है, जैसे कमाने लगो ऐसे ही से मेरे को मेरे नाम पे बहुत सारे चेक्स भेज देना। ठीक है, चेक क्या होता है, चेक एक लीगल पेपर होता है। अगर आपने मम्मी पापा की कभी चेक बुक देखी हो तो आपको पता है चेक एक लीगल पेपर होता है, जिसके थ्रू क्या करते हो, अगर आपको कोई पेमेंट करना है, किसी को पैसे देने हैं, या चाहते हो आप किसी को पैसे देना, तो आप उस चेक से दे सकते हो। चेक एक पेपर होता है जिसमें अकाउंट होल्डर बोलता है कि उसने जिसके नाम चेक काटा है उसको पैसे दे दिए जाएँ, जितने पैसे उस पर लिखे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे उत्कर्ष श्रीवास्तव लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने 10,000 रुपये लिख दिया, चाहे जितने ज़ीरो लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सॉरी, यहाँ पर तो मेरे को उसमें लिखना था, 1 मिनट रुकिएगा, लगता है मेरे मेरे भाग में नहीं लग रहा है मुझे पैसा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, और इस चेक को लेकर मैं बैंक में जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको 10,000 रुपीज़ भी लिख दूँगा, 10,000 रुपये करके। ठीक है, और बैंक को बोलूँगा ये अकाउंट, ये मेरे ये जो पैसा है, मुझे लग रहा है पैसा मेरे लिए बना दें। कितना फंबल कर रहा हूँ मैं पैसे के केस में। ठीक है, तो बेसिकली इस चेक को लेकर मैं बैंक में जाऊंगा और मैं पेमेंट करवा सकता हूँ। अगर किसी और ने ये मेरे नाम पे चेक काटा है तो मुझे ये 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी और ने ऐसा चेक काटा है कि ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे मान लो तुमने मेरे नाम पे ये चेक काटा है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुमने ऐसा वाला चेक काटा है कि मुझे कैश दे दिया जाए, तो मुझे कैश मिल जाए। एक चीज़ जो इसको मुझे बताना है, दैट इज़ ये जो होता है ये 6 डिजिट का, ये कहलाता है चेक नंबर। इन केस पेपर में आ जाता है तो आप बस याद रखो, बता दिया। ठीक है, उसके बाद लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स पे आ जाता है। सॉरी, इसमें एक लाइन भी है, उस लाइन को एक बार देख लो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, दैट इज करेंसी और डिपॉजिट्स, ये बहुत क्लोजली लिंक है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से। ऐसा क्यों बोला जाता है इसको मैं पहले बता देता हूँ। तो करेंसी और डिपॉजिट्स, करेंसी जो होती है और डिपॉजिट्स होते हैं, इनमें क्या रिलेशन निकल कर आता है। करेंसी को एक पल को इग्नोर करो, जो डिपॉजिट्स हैं, करेंसी क्या हो रही है, करेंसी ही तो डिपॉजिट के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में डिपॉजिट हो रही है। यही पैसा जो डिपॉजिट होता है वो बहुत हेल्प करता है बैंकिंग सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यही डिपॉजिटेड पैसा बाद में लोन देने के लिए काम आता है। ये मैं तुमको बताने वाला था लोन एक्टिविटीज समझाकर, बट मैंने पहले ही बता दिया, सुन लेना इसको, बाद में और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है,
स्टेटमेंट ही आएंगी, तो स्टेटमेंट को सुनते रहो। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक कैसे काम करता है इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो। देखो बैंक में दो लोग जाते हैं, एक होता है डिपॉजिटर्स, एक होते हैं बोरोवर्स। ठीक है, इधर पे मैं ब्लैक मार्कर यूज कर सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक होते हैं हमारे बोरोवर्स, एक होते हैं डिपॉजिटर। डिपॉजिटर एक पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक उनको बोलते हैं हम आपको एक इंटरेस्ट रेट दे देंगे, मान लीजिए 10 रुपये का। ठीक है, तो 1 साल बाद इनको कितना पैसा मिलने वाला है, 110 रुपये। ठीक है, फिर बोरोवर आते हैं, बोरोवर बैंक से लोन लेते हैं कितना, 100 रुपये का, और बैंक इनको बोलते हैं कि 1 साल बाद आप हमें पैसे देना 120 रुपये। ठीक है, तो 1 साल बाद क्या होगा, 120 रुपये बैंक को मिलेंगे, 120 में से 110 रुपये बैंक डिपॉजिटर को दे देगा और 10 रुपये बचेंगे। तो ये बन जाएगा क्या, कि जो 10 रुपये बच गए हैं ये बन जाएगा बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, इसको बेसिकली अब कैसे लिखते कैसे हैं ये समझो। तो इसको लिखते हैं इस तरीके से कि डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है अपने पैसे को और उसको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक से। बोरोवर जो है वो पैसे लेता है बैंक से और इस पर उसको एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। रिलेटिवली का मतलब कंपैरेटिवली। ठीक है, किससे के कंपैरिजन में, डिपॉजिटर के। और जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट का वो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। यहाँ पर ये पैसा तुमको बहुत कम दिख रहा है, 10-20 रुपये, असल में ये पैसा करोड़ों अरबों में होता है। ठीक है, बैंक क्या करते हैं एक्चुअली, जितना भी पैसा जनरली वहाँ पे डिपॉजिट होता है उसको, उसका मेजर पोर्शन तो वो यूज़ करते हैं लोन देने के लिए, लेकिन एक बैंक को बोला जाता है कुछ पैसा अपने पास भी रखने को, दैट इज़ एटलीस्ट मिनिमम 5% कैश तो अपने पास रखना है, ताकि कल के दिन कोई डिपॉजिटर आ जाए तो आप बिल्कुल खाली हाथ ना बैठे रहो कि अरे हमने तो पूरा पैसा लोन में दे दिया। ऐसी सिचुएशन भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ बैंक वर्क। अगर पेपर में आ जाए तो यू जस्ट नीड टू राइट दीज 3 पॉइंट्स। बाकी आई विल शेयर दिस PDF इफ़ यू वांट देन ओनली आई विल शेयर द PDF। इफ़ यू डोंट वांट तो मैं PDF शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट सिंपल एक वर्ड है, किस चीज़ के लिए, क्रेडिट सिंपल एक वर्ड है लोन के लिए, कर्ज के लिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल है होगा आप लोगों के लिए, आपने भी अपने दोस्तों में से किसी ना किसी से तो कर्ज ले ही रखा होगा या किसी ना किसी को कर्ज दे रखा होगा। तो क्रेडिट एक सिंपल वर्ड है। क्रेडिट में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है लेंडर, लेंडर जो पैसे दे रहा है, और एक होता है बोरोवर जो पैसे ले रहा है। ज़रूरी नहीं पैसे दिए जाते हैं, कई बार ज्वेलरीज दी जाती हैं, कई बार ज़मीन भी दे दी जाती है एज अ लोन, तो कई चीज़ें अलग अलग चीज़ें दे सकते हैं। तो क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें बोरोवर लेंडर से किसी चीज़ को लेता है, लेट जैसे मनी या एसेट को लेता है, और उसको प्रॉमिस करता है टू रीपे हिम लेटर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो क्रेडिट है वो एक इंसान की ज़िंदगी में 2 प्रकार के रोल क्रिएट कर सकता है। 2 प्रकार के कौन कौन से रोल, जैसे कि इट कैन इम्प्रूव योर सिचुएशन। मान लीजिए तुमने लोन लिया, क्रेडिट लिया बिजनेस को अच्छा करने के लिए, तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा, तो ये पॉजिटिव रोल हो गया। बट इट कैन ऑल्सो मेक थिंग्स वर्स फॉर यू। मान लो तुमने लोन लिया, तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, तो एक तुम बिजनेस की वजह से लॉस में चले गए, लोन लिया था सो उस चक्कर में और लॉस में चले गए, तो ये तुम्हारे लिए चीज़ों को खराब भी कर सकता है। वर्स्ट केस में तुम डेप्ट ट्रैप में भी फंस सकते हो। डेप्ट ट्रैप क्या होता है, डेप्ट ट्रैप, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज और ट्रैप का मतलब होता है फंसना, यानी लोन में फंसना, कर्ज में फंसना। जैसे तुमने कर्ज लिया, लोन लिया, फिर तुमने उसको वापस करने के लिए एक और लोन लिया, तो ऐसे तुम कर्ज में फंसते चले गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे फंसते हैं इस एज ग्रुप में, टीनेज वाले में, क्योंकि वो लालच में पड़ जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट कैन प्ले पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रोल। इनके लिए तुमको कोई एग्जांपल याद नहीं करना, सिंपल याद रखो, लोन लिया, अच्छा चल गया धंधा, बढ़िया चीज़ है, नहीं चला तो ये तुम्हारे लिए डेप्ट ट्रैप की सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कोलेट्रल और टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। कोलेट्रल क्या होता है, जब तुम पैसे लेने जाते हो किसी से, तो वो तुम्हें ऐसे फ्री में पैसे नहीं देगा। वो बोलेगा अगर तुम मेरे से 50,000 रुपये चाहते हो तो तुम क्या रखो, कुछ ना कुछ गिरवी रखो। ठीक है, तो जो भी चीज़ तुम गिरवी रखते हो लोन लेने के लिए वही कहलाती है कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल क्या होता है, एक एसेट होता है बोरोवर का। मान लीजिए मैं बोरोवर हूँ, तुम लेंडर हो, तो कोलेट्रल एसेट होता है बोरोवर का, जिसको मैं यूज़ करूँगा एज अ गारंटी। ठीक है, मैं इसको एज अ गारंटी तुम्हारे पास रख कर जाऊँगा कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो, तुम मान लो कल के दिन अगर मैं पैसा नहीं तुम्हें वापस करता तुम्हारा, तो तुम उस कोलेट्रल की मदद से अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इसीलिए जो लेंडर्स होते हैं वो जनरली कोलेट्रल मांगते हैं पैसा देते वक्त या किसी भी चीज़ का लोन देते वक्त, ताकि कल के दिन अगर तुम लोन वापस ना करो, क्रेडिट वापस ना करो, तो वो उस कोलेट्रल को इस्तेमाल कर लेंगे जो तुमने गिरवी रखा है, किस काम में, तो अपना पैसा रिकवर करने में। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, जब भी तुम कोई ऐप चालू करते हो या कुछ भी चालू करते हो, बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसी हर चीज़ की कुछ शर्तें होती हैं, नियम कानून होते हैं। जब तुम क्रेडिट लेने जाते हो तो क्रेडिट से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना कोलेट्रल है, मोड ऑफ रीपेमेंट कौन सा है, और भी सारी इंफॉर्मेशन, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं,
टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, यानी क्रेडिट के नियम और शर्तें। अब जहाँ से आप क्रेडिट ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेते हो या इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेते हो। उसके पहले आरबीआई के फंक्शंस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो देश में जितने भी बैंक हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन भी बोलते हैं, तो देश में जितने भी बैंक हैं उन सबको आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इन पांचों को याद कर लो, पेपर में आते हैं डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट ही आते हैं, ठीक है, पूछ लेगा डायरेक्ट, कोई भरोसा नहीं है। उसके अलावा बैंक आरबीआई ये चेक करता है कि जो बैंक है वो एक्चुअल में मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। आज के टाइम पे मिनिमम कैश बैलेंस 5% बोल दिया गया है कि कम से कम 5% कैश बैलेंस तो रखो। उसके बाद आरबीआई ये चेक करता है कि जो बैंक है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लोन ना दें, बल्कि स्मॉल कल्टिवेटर्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन दें। आरबीआई रेगुलर इंटरवल पे हर बैंक को बोलता है कि आप क्या करो, पीरियोडिकली यानी टाइम टू टाइम अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करो जिसमें हमें बताओ कि आप किसको कितना पैसा लेंड कर रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पे, और कब वो वापस आएगा। तो ये सभी फंक्शंस आरबीआई के हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी स्लाइड है, ठीक है, तो इस स्लाइड को मिस मत करना। अब जब आप लोन लेते हो तो लोन आप दो जगह से ले सकते हो, ईदर यू कैन टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्स या इनफॉर्मल सोर्स। तो जब आप किसी बैंक से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हो तो इट कम्स अंडर इट कम्स अंडर, जब मैं ऐसे रहता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद अकेले पढ़ रहा हूँ, कई बार भूल जाता हूँ और ऐसे करने में नींद अलग आने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है पता है, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि मैं वीडियो बना लूँगा, क्योंकि द रीज़न वाई आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस, मेरे को लगा था यार अब तो 1 बज गए, अब कैसे वीडियो बनेगी, ये वो, बट मैंने कहा बना के सोते हैं, बना के सोएंगे थोड़ी सी एक अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर ऐसे सो जाएंगे कि चलो सो जाते हैं तो सुबह एक टेंशन बनी रहेगी वीडियो शूट हो पाती है नहीं, क्योंकि सुबह फिर वही है, शोर हो जाता है, अगल बगल कुछ ना कुछ, कोई गाड़ी वाड़ी निकलती है। इस टाइम बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति है, ठीक है। फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन क्या होता है, जब आप किसी ऐसे से लोन लेते हो जैसे बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वो कहलाता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। और जब आप अपने किसी रिलेटिव से लोन लेते हो, ठीक है, किसी रिलेटिव से या किसी मनी लेंडर से, जैसे हर गांव में होते हैं साहूकार, या किसी दुकानदार से, तो वो सब क्या कहलाता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहलाता है, ठीक है। यार अच्छा सा पेन नहीं मिल रहा है इसमें कहीं से, ठीक है। फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की क्या खास बात होती है, फॉर्मल सोर्स में जो भी आप किससे लेते हो, बैंक और कोऑपरेटिव से लेते हो, फॉर्मल सोर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी जो आपकी लोन लेने की एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको सुपरवाइज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज कर रहा है। तो आप जो भी लोन ले रहे हो किसी बैंक से, A to Z उसका सुपरविजन किया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ पर वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। और साथ ही साथ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए इनको अपना पैसा वापस चाहिए, तो ऐसा नहीं कि ये गुंडे भेज देंगे, आपकी मारपीट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सारे फेयर तरीके यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सोर्स में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता, जिसने तुम्हें लोन दिया है वही मालिक है, वही भगवान है, वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे वो कर सकता है। कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो लेंडर होता है, जो पैसे दे रहा है या लोन दे रहा है, वो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। लेंडर को रोकने वाला नहीं होता कोई, तो लेंडर अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज़ कर सकता है पैसे वापस लेने के लिए। मान लो तुम्हारे घर आ गया, तुम्हारे साथ मारपीट करी कि भाई हमें तो पैसे वापस करो, तुम पुलिस में जाओगे तो पुलिस भी तुमको बोलेगी जब तुम में दम नहीं थी लोन लेने की तो काहे को पैसे लिया था। तो तुम ही बताओ फॉर्मल सोर्स बेहतर है या इनफॉर्मल सोर्स। ऑब्वियसली फॉर्मल सोर्स से लोन लेना बेहतर है, बट कंडीशन ये है कि आज के टाइम पर भी इंडिया में सिर्फ 50% लोग ही फॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, बाकी सभी अभी भी इनफॉर्मल पर डिपेंडेंट है। और इनफॉर्मल में बहुत चतुराई चलती है। इनफॉर्मल में लोन कौन देता है, मनी लेंडर, साहूकार, उन लोगों ने तो अपना धंधा बना लिया इसको। वो क्या करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स में कोई भी सुपरवाइज करने को नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लोगे तो आप जो भी पैसा कमाओगे, जैसे मान लो मैंने 1000 रुपये लिए और उसमें मेरे से इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है 200 रुपये, ठीक है, तो अब मेरे को 1200 रुपये वापस करना है। मैंने एक बिजनेस किया और मैंने उससे 1300 रुपये कमाए, 1300 में से मेरा एक मेन पोर्शन जो था इनकम का वो तो लोन वापस करने में चला गया, तो मुझे प्रॉफिट क्या हुआ। ये एक दिक्कत होती है जब आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो इनफॉर्मल सोर्स में बहुत होता है, ऐसे में लोन लेते हो, तो इससे क्या होता है, आपका जो इनकम है, आप उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है, वो लोन वापस करने में ही चला जाता है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया कि जो अमाउंट वापस करना था वो इनकम से ही ज़्यादा है,
मान लो इनकम कमाए 1000 और अमाउंट हो गया वापस करने के लिए 1200-1300। तो ये भी देखा गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो डेब्ट ट्रैप में भी फंसते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, एंड आई एम नॉट हाइपिंग दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बोला जाता है बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर एज दिस विल लीड टू हायर इनकम। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं बोला जाता, ये स्टेटमेंट बोली जाती है। भाई मैं बोल रही हूँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इसीलिए एक स्टेटमेंट बोली जाती है जो हर बार आपके पेपर में आती है किसी ना किसी के सेट में, दैट चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। चीप और एफोर्डेबल क्रेडिट का मतलब, चीप क्रेडिट का मतलब एक ऐसा क्रेडिट जिसमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, एफोर्डेबल क्रेडिट का मतलब जिसको सब एफोर्ड कर सके, अगेन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, और जो सब तक इजीली पहुंच सके, जिसमें ज़्यादा झंझट ना हो। ये क्यों ज़रूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इनफॉर्मल सोर्स वाले एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम इस पीडीएफ को पढ़ लोगे, तुमको एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, और मैं ऐसी पीडीएफ बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। दिक्कत यह है थोड़ा अकेले काम करता हूँ ना, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। मैं मतलब even though I try to upload as much content as I can, but you know it gets a bit tricky जब तुमको सारी चीज़ें अकेली करनी हो, और गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट मैंने तुमको बता दिया, इसमें तुम ये समझ गए जो फॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी सिर्फ आधे लोगों को ही लोन दे पाता है, बाकी सब लोग अभी भी इनफॉर्मल पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो क्या करें, अपनी लेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में। अब कौन से वो दो रीज़न हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से दूर भागते हैं या उनको लोन नहीं मिल पाता? तो दो रीज़न इसके पीछे दिए जाते हैं। एक तो होता है लैक ऑफ कोलेट्रल। कई लोग इतने गरीब है जो जिनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है, गिरवी रखने को नहीं है तो बैंक इनको लोन नहीं देता। और लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कई लोग इतने अनपढ़ हैं या इतने इलिटरेट हैं कि उनके पास आज भी प्रॉपर कागज़ नहीं है खुद के, और बैंक में उन्हें लगता भी है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको लगता है बैंक जाएंगे तो यार कौन इतना झंझट करे, रोज़ रोज़ के चक्कर लगवाओ, तो उससे बेहतर वो कहते हैं इनफॉर्मल सोर्स से ले लो। तो ये दो मेन रीज़न माने जाते हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से अभी भी दूर हैं। अभी बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट। जैसे स्कूल में आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए ग्रुप्स बनाते थे, पैसे कलेक्ट करते थे और फिर काम किया करते थे, ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया गया है मेनली रूरल एरियाज़ में, स्पेशली वुमेन के लिए। वुमेन के बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको देखने मिल जाएंगे जो अचार पापड़ बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, 15 से 20 लोगों की ये ग्रुप होते हैं जो लोग क्या करते हैं, रेगुलरली मिलते हैं और पैसे को सेव करते हैं। कौन कितना सेव करता है ये डिपेंड करता है ऑन देयर कैपेबिलिटी टू सेव। साथ ही साथ जो मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो लोन ले सकते हैं अपने ग्रुप की सेविंग से एट अ वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लीजिए अपन अपन लोगों का एक ग्रुप है, मेरा अपन सबका एक ग्रुप है, और तुमको ज़रूरत है पैसे की, तो तुम ग्रुप की सेविंग से लोन ले लोगे बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। इंटरेस्ट रेट कम क्यों होगा? क्योंकि तुम तो अपने आदमी हो भाई, घर के आदमी हो, अपने ग्रुप के आदमी हो, तो तुमसे कम इंटरेस्ट रेट बस वसूला जाएगा, तुमसे कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगेंगे, कोलेट्रल भी नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ बैंक भी ये बोलता है कि अगर कोई ग्रुप 1 या 2 साल तक रेगुलर सेविंग्स करता है तो बैंक उनको लोन दे देगा कई ग्रुप के नाम पर, और कई बार तो लोन दे भी देता है विदाउट इवन हैविंग अ कोलेट्रल फ्रॉम देम, मतलब कई बार बिना कुछ गिरवी रखवाए ग्रुप के नाम पे लोन दे देता है। लेकिन अगर लोन रीपे नहीं होता तो उसके रिपरकशंस, उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो ग्रुप के सभी मेंबर को फेस करने पड़ते हैं। इसलिए जनरली देखा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोन रीपे कर देते हैं, क्योंकि सब मिलकर काम करते हैं ना उसमें, तो हो जाता है काम। आंखों में नींद आना शुरू हो चुकी है, लोग बोलते हैं मेरी आंखों में सच्चाई देख, मेरी आंखों में नींद देख, ठीक है। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करता है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये है, मान लो तुम्हें ट्रैक्टर लेना है, 60 लाख का आ रहा है, लेकिन तुम सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हो, तुम लोग मिलकर एक ट्रैक्टर लोगे, तो सब पर मान लो 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए तो पड़ेंगे, सीधे सीधे 60 लाख तो नहीं पड़ेंगे। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो क्या करता है, इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर देता है। ये सारे पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। या तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या आरबीआई, एक तो इनमें से तुम्हें अपने सेट में देखने मिलेगा ही मिलेगा। मानना है मानो, नहीं मानना है तो भी मानो, ये नहीं बोलूँगा नहीं मानना है तो नहीं मानो, ठीक है, मानो दोनों केस में। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं, एक तो लैक ऑफ कोलेट्रल, एक होता है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जो इसके बाद इसमें स्टेटमेंट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। ये स्टेटमेंट आएगी, बोलेगी एनालाइज द स्टेटमेंट, क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के 5 पॉइंट लिख के आ जाओ बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक जो पॉइंट था जो मैंने इसमें ऐड किया है, वहाँ पर एक बॉक्स था उसमें लिखा हुआ था कि ग्रामीण बैंक्स को किसने फाउंड किया था, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनस ने। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ये मैंने बस लिख दिया है। आई डोंट नो वेदर ये एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि आज तक नहीं आया,
क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, ये तो वो एक्स्ट्रा बॉक्स में दिया था, लेकिन पता नहीं रहता यार, CBSE पिछले 1-2 साल से जो कर रही है कुछ भी दे देती है, मतलब बोल के कि आउट ऑफ सिलेबस है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मैं तो पता सोचा हुआ था कि 20 मिनट में ही चैप्टर खत्म कर, उससे पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी क्लास हो जाएगी। खैर इतनी लंबी नहीं हुई है, लोग तो बहुत लंबी लंबी क्लासेस कर रहे हैं, हम तो फिर भी बहुत कम टाइम में कवर कर रहे हैं और पूरा विथ पॉइंट कवर कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कई बार इतना टाइम कैसे लग जाता है, बट ऑल्दो जितने भी टीचर वीडियोस बना रहे हैं वो सब वीडियोस बहुत अच्छी बना रहे हैं। फिजिक्स वाला कोई आप देखोगे अगर, तो वो अलग सर की वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, बट अगर कोई देख ले साइंस में उनकी, तो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। और वो डे 1 से वैसी वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेंज किया हो। वो डे 1 से, जब मैं 12th में था तब भी वो बहुत लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाते थे, 1-1 1.5 घंटे की। तो वो एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, शुरुआत से बना रहे हैं। तो सबके अपने तरीके हैं, मेरा तरीका ये है कि मैं कम टाइम में कवर कराने की कोशिश करता हूँ वही सारी चीज़ें। तो हर टीचर की मेथोडोलॉजी बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। और तुमको जिसके वर्क करे तुम उसका वीडियो देखा करो, कोई फोर्सफुल नहीं होता कि यही वीडियोस देखनी होती हैं, ठीक है। कि तुमको जिस टीचर से अच्छा लगे उनकी वीडियोस देखो बढ़िया आराम से, सारे टीचर्स बढ़िया होते हैं क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पहले, हाँ एक और चीज़, मैं टीचर नहीं हूँ यार, मेरे को भैया बोल दिया करो या सर बोल दिया करो या उत्कर्ष बोल दिया करो, ठीक है। ऐसे टीचर बोलते हो तो मुझे भी बहुत रिस्पेक्टेड फील आती है, जिस रिस्पेक्ट की मुझे आदत नहीं है, ठीक। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण तो बोलते हैं इसको, मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है यशवी, तो इसको यशवीकरण भी बोल सकते हैं, नहीं यशवीकरण नहीं बोलेंगे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली वैश्वीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, और भूमंडलीकरण भी इसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली होता है, इसकी एक डेफिनेशन आप पढ़ लो, उसके बाद मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। इसका मतलब ये है देशों का आपस में जुड़ना। देश आपस में कैसे जुड़ते हैं, देश आपस में कैसे जुड़ते हैं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए 2 देश है, ये हो गया इंडिया, ठीक है, ये हो गया, नहीं अमेरिका नहीं लिखना चाहिए, चाइना नहीं लिखना चाहिए, अभी तो इनसे रिलेशन ना, जैसे रशिया, ठीक है, रशिया। ये 2 देश हैं। अब ये दो देश आपस में कैसे जुड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपस में आके ऐसे मिल जाएंगे, वो अपने अपनी जगह पे रहेंगे मैप पे। लेकिन ये 2 देश कब जुड़ते हैं, जब इनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता है, ट्रेड होता है। क्योंकि जब ट्रेड होता है तो 2 देशों के बीच में विश्वास बनता है, विश्वास बनता है तो उनके अच्छे संबंध बनते हैं। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि उन दोनों देशों का क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। और इसको 2 तरीके से कराया जाता है। एक तो होता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब, ट्रेड का मतलब सिंपल व्यापार, फॉरेन का मतलब विदेश के साथ। जब देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको फॉरेन ट्रेड बोल देते हैं, ठीक है। जब तुम अपने देश से जाकर दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है, एक तो होता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ पीपल। मूवमेंट ऑफ पीपल कैसे, एक देश के लोग दूसरे देश जाएंगे, वहाँ तो अपना कल्चर वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, तो इस तरीके से हमको उनके कल्चर के बारे में जानने मिलेगा। जैसे आज के टाइम पर थाई फूड, चाइनीज़ फूड, ये सब कैसे आया इधर, लोगों के यहाँ अदला बदली से ही तो आया। इसी तरीके से तो आज आप कनेक्टेड फील करते हो कि इंडिया में रह के भी थाई फूड खा ले रहे हो, चाइनीज़ फूड खा ले रहे हो, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे ग्लोबलाइजेशन होता है। दूसरा जो तरीका है मूवमेंट ऑफ पीपल, अब वो थोड़ा कम हो गया है, क्यों, क्योंकि अलग अलग देशों ने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी हैं कि अब आप इस देश में नहीं जा सकते, उस देश में नहीं जा सकते। उसके बाद MNCs जो है वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। MNC के बारे में आपकी सिलेबस में वैसे नहीं है पर वैसे है। इसका मतलब ये है प्रॉपर MNC नहीं पढ़नी, पर आपके उस जो वो टॉपिक्स हैं जो आने हैं पेपर में, वहाँ पर MNC का जिक्र है, तो मैं तुमको बता देता हूँ, कोई ज़्यादा टाइम वाली चीज़ नहीं है। MNCs ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिल्कुल प्ले किया है। MNC क्या होती है, MNC होती है मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जो एक देश से ज़्यादा यानी मल्टीनेशन में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, तो ये एक देश से ज़्यादा में अपने सामान को बेचती हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ एक देश से ज़्यादा अपने सामान को बेचती नहीं है, बनाती भी है। बनाती कैसे, जैसे मान लो एप्पल कंपनी है तो उसके जो बैटरी का काम है वो हो रहा होगा चाइना में, असेंबली का काम है यानी सब पार्ट्स असेंबल हो गए एक जगह होने का, वो इंडिया में, बाकी काम मार्केट वाला अमेरिका में, मैक्सिको में। तो ऐसे में जो गुड्स हैं दे आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड ग्लोबली और बिक तो रही है। तो जो MNC है यही क्या है, यही तो करती हैं पूरा फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यही तो करती हैं पूरा व्यापार। इसीलिए दे प्लेज अ मेजर रोल
इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब आ जाते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी है? तो उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, पिछले कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हुई है कि कुछ जवाब नहीं है, जिसकी वजह से और हर फील्ड की टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। नंबर 1 इसमें अगर हम देखें तो एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं वाइट मार्कर यूज़ कर सकता हूँ। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि दूरी से दूरी जगह पर आप बड़े से बड़े गुड्स को भेज सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ टाइम में इतनी डेवलप हुई है कि दूर देश में बैठकर, बहुत दूर बैठकर किसी को भी मेल भेज सकते हो, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत ईजिली तुम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो। तीसरा इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ट्रेड बैरियर्स को हटा देना ट्रेड से। इसका क्या मतलब होता है बताता हूँ, बट ये एक ऐसा स्टेप था जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हो पाया आफ्टर 1991। बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, इसको मैं तुमको इससे समझाने से अच्छा डायरेक्ट समझाता हूँ। एक मिनट देखो, जब भी ट्रेड होती है, ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं, या तो इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। मान लो दो कंट्री है ए और ये एक कंट्री है बी, ठीक है। अगर तुम यहाँ से सामान भेज रहे हो तो ये कहलाएगा सामान को एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और अगर बी से सामान ए में आ रहा है तो ए के लिए ये कहलाएगा सामान को इम्पोर्ट करना, ठीक है। अब गवर्नमेंट है, उसके पास राइट होता है कि वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये टैक्स को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर। इस ट्रेड बैरियर से क्या करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है ट्रेड को। ट्रेड बैरियर से गवर्नमेंट ट्रेड को कंट्रोल करती है। जैसे ब्रेकर से सड़क पर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये एक सड़क है, अगर इस पर ज़्यादा ब्रेकर होंगे तो स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन अगर एक सड़क है बिल्कुल सीधी सपाट बना दी जाएगी तो स्पीड गाड़ी की तेज रहेगी। ऐसी ट्रेड होती है। ट्रेड में जितने ज़्यादा बैरियर होंगे उतनी जो ट्रेड है वो ट्रेड में जितने, सॉरी इसको मैं जस्ट अ मिनट, ट्रेड में जितने ज़्यादा बैरियर्स होंगे, ठीक है, उतनी ही कम ट्रेड होगी, ठीक है, सिंपल तरीका। और जितने कम बैरियर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा ट्रेड होगी। सिंपल, इसको समझ जाओ कैसे। तुम मेरे यहाँ कुछ सामान भेज रहे थे, मैंने उस पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया तो अब तुम सामान नहीं भेजोगे। या मैं तुम्हारे यहाँ सामान भेज रहा था, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया या ट्रेड बैरियर लगा दिया, तुम सामान नहीं भेजोगे। तो गवर्नमेंट इस मेथड को यूज़ करती थी टू कंट्रोल फॉरेन ट्रेड, या इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि विदेश से हमें क्या सामान मंगाना है क्या नहीं। जैसे चाइना से बहुत टॉयज़ आते थे तो हमको रोकना था चाइना से टॉयज़ आना, तो हमने क्या किया, उन पे बहुत ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, बहुत टैरिफ लगा दिए, बहुत टैक्सेस लगा दिए, ठीक है। टेस्ला भारत आ रही थी, टेस्ला पे 100% टैक्स लगा दिया। इससे क्या हो गया, उनका भारत आना रुक गया, बहुत लेट हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जो गाड़ी 35 लाख की थी उस पर 100% टैक्स लगाया तो वो सीधी 70 लाख की हो गई। तो ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम भारत नहीं आएंगे। तो ट्रेड बैरियर्स की मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है, ट्रेड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। और यही चीज़ करी गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, बैरियर्स लगा दिए थे, ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। और ये क्यों लगाए थे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे वो इतने काबिल नहीं थे कि वो वर्ल्ड मार्केट से कॉम्पीट कर सके। इसीलिए इंडिया में क्या किया गया था, ट्रेड बैरियर्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंडियन प्रोड्यूसर्स द ट्रेड बैरियर्स वर इंक्रीज। सिर्फ जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं उनके इंपोर्ट करवाए गए थे, उनको बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद 1991 में जब देश की जो सरकार है उसको रियलाइज़ हुआ कि जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर रेडी टू कॉम्पीट इन वर्ल्ड मार्केट, तो हमने क्या किया, वापस से जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तुम समझ पाओगे मैंने स्लाइड्स पे क्या क्या लिख रखा है। नहीं देख रहे हो फिर तुम कहोगे भैया स्लाइड्स पे आपने ये काट रखा है वो कर रखा है ना। तो वीडियो भी देखनी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने 1991 में क्या किया, उसके बाद ट्रेड बैरियर्स को ऑलमोस्ट हटा दिया, जिससे क्या हो गया, जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे दे स्टार्टेड कॉम्पीटिंग विद द वर्ल्ड मार्केट। और इससे क्या हुआ, बाहर से गुड्स इंडिया में आने लगे, इंडिया से गुड्स बाहर जाने लगे। तो जो बैरियर होता है फॉरेन ट्रेड पर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, इनको जब बहुत ज़्यादा हटा दिया गया तो फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने बढ़िया तरीके से हो गई। ऑब्वियसली बढ़िया तरीके से हो गई। क्यों? क्योंकि अब कोई टैक्स नहीं था तो सामान बढ़िया से आ रहा था, जा रहा था। टैक्स होगा भी तो बहुत नेग्लेजिबल होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है बैरियर्स को हटाने की, रिस्ट्रिक्शंस को हटाने की, या सिंपल भाषा में ट्रेड बैरियर्स को हटाने की,
या टैक्सेस को हटाने की, कितने सारे शब्द बोल सकते हैं, इसी को टैरिफ भी बोलते हैं, इसको हटाने की, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स फ्रॉम द ट्रेड। इससे क्या होता है, ट्रेड ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये बनाई गई है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री करने के लिए, लेकिन ये नाम मात्र की है, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप कितने टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, बट क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टेप उठा रही है? नहीं उठा रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नाम मात्र की है, वैसे इसका एम ये है टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें मेरी तुमसे एक ही सलाह होगी, वो सलाह ये है कि तुम इसको रिवाइज़ करना सिर्फ PDF के थ्रू। अब तुमने पढ़ लिया है, ठीक है, रिवाइज़ कर लेना इसको। तुमने जितना तुम्हें पढ़ना था तुम इसको पढ़ चुके हो, चैप्टर को समझ चुके हो। अब तुम खाली रिवाइज़ करना इसको 2 से 3 बार अगर तुमको करना है, अगर समझ में ना आए, बट अगर समझ में आ गया तो एक रिवीजन काफ़ी है। इसके बाद अब जब मैं PYQs लगवाऊंगा, जो पक्का लगवाने वाला हूँ PYQs, और बहुत जल्द ही आगे हिस्ट्री के लिए, जियो के लिए और सिविक्स के लिए भी वीडियो आएगी। देखो मज़ा आ रहा है मुझे लिखने में, अब तो मैं ये लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तुम सबको ऑल द बेस्ट। अगली क्लास से अब मैं सिर्फ लिखा ही करूँगा, बोला ही नहीं करूँगा, इधर लिखते जाया करूँगा, तुम लोग पढ़ते जाया करो, होता रहेगा, ठीक है। बाकी तुम सबको ऑल द बेस्ट। तुमको ये जो PDF है वो तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और क्या टाइप ऑफ कंटेंट चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो पसंद आई या नहीं वो भी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप सो, जस्ट मेरी एक छोटी सी विश है कि जो वीडियो है वो चालू रही हो, ऐसा ना रहा हो कि वीडियो ऑफ रही हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। मैं पूरी वीडियो शूट कर चुका हूँ और जब वीडियो शूट हो जाती है तो डर लगता है यार, ऐसा तो नहीं कि वीडियो ऑन ही नहीं करी थी या किसी तरीके से वीडियो बंद ना हो गई हो, बहुत ऐसे डर लगता है। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर एंड आई होप सो तुमको ये समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, इसको बढ़िया से रिवाइज करो। गुड बाय।